नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री भाग 2 का अभ्यास करेंगे। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। शास्त्री जी लाल बहादुर शास्त्री हैं, वह एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे, यानी उनका जन्म सामान्य परिवार में हुआ था। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई और सामान्य परिवार में ही उनका पालन पोषण भी हुआ था। जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे, तब भी वह सामान्य ही बने रहे। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। वहां से अपने कर्म के प्रति लगाव और अपनी मेहनत से वह एक प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे, लेकिन प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचने पर भी वह एक सामान्य ही व्यक्ति बने रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। उनके व्यक्तित्व में यह सब गुण थे: विनम्रता यानी कि विनय, सादगी और सरलता। यह सब गुण उनके व्यक्तित्व को आकर्षित करते थे। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था और यह सब गुण देखने से हमें ऐसा लगता था कि शास्त्री जी का व्यक्तित्व भी महात्मा गांधी के अधिक करीब था। उनके जैसा ही उनका स्वभाव था और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर यानी कि महात्मा गांधी के कार्यों को देखकर, उनके कार्यों से प्रभावित होकर लाल बहादुर शास्त्री ने सन 1921 में अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे। लाल बहादुर शास्त्री पर भारतीय चिंतक डॉक्टर भगवान दास और महात्मा गांधी का कुछ ऐसा प्रभाव यानी कि असर हुई कि वह जीवन भर उनके आदर्शों पर ही चलते रहे तथा औरों को इसके लिए प्रेरित करते रहे और दूसरों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहे, उनके आदर्शों पर चलने को कहते रहे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबिल की यह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। लेखक कहते हैं कि शास्त्री जी के संबंध में मुझे एक बाइबल की एक उक्ति याद आती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। वारिस यानी उत्तराधिकारी। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। शास्त्री जी ने हमारे देश में स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वह शास्त्री जी 70 वर्ष के थे और वह एक स्कूल में विद्यार्थी थे। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। शास्त्री जी की जो चुनौती थी, जो ललकार थी, आह्वान यानी ललकार, एक ही आह्वान पर शास्त्री जी ने स्कूल छोड़ दी और उसने काशी विश्वविद्यालय में यानी कि काशी विद्यापीठ में अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा और शास्त्री जी का मन हमेशा देश के प्रति ही लगा रहा, देश के कार्यों के प्रति ही लगा रहा।
परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हुए, जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे। 1926 में शास्त्री जी लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए और जीवन पर्यंत उनके सदस्य ही रहे। इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्धार के कामों में अपने आप को लगाया। लोक सेवा मंडल में शामिल होने के बाद शास्त्री जी ने जो गांधी जी के विचार थे उनके आधार रूप अछूतों का उद्धार करने के कार्यों में अपने आप को लगा दिया। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है, यानी कि प्रारंभ हो गया। और यहाँ से लाल बहादुर शास्त्री के जीवन का एक अनोखा अध्याय ही शुरू हुआ, यानी कि प्रकरण शुरू हो गया। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया। 1930 में गांधी जी ने जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू किया तो लाल बहादुर शास्त्री ने उसमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। और इसका परिणाम यह हुआ कि शास्त्री जी को जेल भी जाना पड़ा। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई है वह सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। और 1930 से शास्त्री जी की जो जेल यात्रा की शुरुआत हुई वह 1942 के भारत छोड़ो हिंद छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। इन 12 वर्षों के दौरान, यानी कि 1930 से 1942 तक 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए। इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। लाल बहादुर शास्त्री 12 वर्षों में 7 बार जेल गए, तो इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है कि उन्हें देश के प्रति कितना प्यार था। दूसरी जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। वह दूसरी बार 1932 में किसान आंदोलन के लिए जेल में गए थे। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। जब भारत छोड़ो आंदोलन में लाल बहादुर शास्त्री को जेल में जाना पड़ा तब उनकी यह जेल यात्रा सबसे लंबी थी, जो 3 वर्ष की थी। इस दौरान शास्त्री जी जहां एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जन सेवा के कार्यों में भी लगे रहे। एक ओर लाल बहादुर शास्त्री गांधी जी के बताए हुए कार्यों पर चल रहे थे, तो दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में वह जन सेवा के कार्यों में भी लग गए थे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। इस पद पर वे 1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था। लाल बहादुर शास्त्री को किसानों के प्रति एक विशेष आकर्षण था, इसलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। किसानों के प्रति आकर्षण देखकर सन 1936 में जो किसानों की दशा थी उसका अध्ययन करने वाली एक कमेटी में उन्हें एक अध्यक्ष बनाया गया। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिनमें जमींदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया। और शास्त्री जी ने अपना कार्य किया और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो रिपोर्ट में जमींदारी उन्मूलन यानी कि जड़मूल से नष्ट करना,
यानी कि कर है वो नष्ट करना, इन पर जोर दिया गया। इसके बाद वे 6 वर्षों तक इलाहाबाद की नगर पालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। उसके बाद 6 वर्षों तक वह इलाहाबाद नगर पालिका में जुड़े रहे। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से निकट से परिचित कराया। वहाँ इलाहाबाद नगर पालिका में जुड़े रहने पर भी वह नागरिकों से निकट रहे और उनकी चिंतन और समस्याओं को वह पहचान सके। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था। लाल बहादुर शास्त्री को ग्रामीण जीवन का पूरा अनुभव था। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जन सेवा का भी अनुभव जोड़ दिया। एक तो लाल बहादुर शास्त्री के पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था, इसके बाद इलाहाबाद नगर पालिका में वह किसी न किसी रूप में जुड़े रहे, इसलिए वह जन सेवा का अनुभव भी उन्हें मिला। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यावहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए। लोकतंत्र में आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण ही वह देश की जो छोटी छोटी मुश्किलें समस्याएं थी उनका निराकरण करते रहे और उनसे अच्छी तरह से परिचित भी हो गए थे। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। लाल बहादुर शास्त्री की कार्य के प्रति जो निष्ठा थी और मेहनत करने की अदम्य यानी उत्कट और जिसे दबाया ना जा सके उत्कट क्षमता थी, जिसके कारण ही उसे 1937 में संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए चुना गया। सही मायने में यहीं से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई। सच्चे अर्थ में यानी कि वास्तव में शास्त्री जी की जो संसदीय जीवन की शुरुआत यहीं से ही हुई, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। और संसदीय जीवन का जो समापन है वह देश के प्रधानमंत्री के पद तक जब लाल बहादुर शास्त्री पहुंचे तभी हुआ। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। लाल बहादुर शास्त्री को राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी उन्हें राजनीतिक गुरु कहा और गुरु मानते हुए यह कहा कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई है। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। हमारा देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद शास्त्री जी उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में भिन्न भिन्न पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया और बाद में पंडित नेहरू के कहने पर वह केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन यानी सामान आदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। केंद्र में लाल बहादुर शास्त्री ने रेल, परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद पर रहे। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। इन सब पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने
अपना प्रशासकीय दक्षता, प्रशासकीय यानी कि शासन से संबंधित दक्षता यानी निपुणता, अपनी निपुणता का जो परिचय दिया वह एक हमारे लिए उदाहरण है। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। अपने मंत्रालयों में जो कार्य वह करते थे उन कार्यों के प्रति अपना दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक था और सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे था। औपचारिकता यानी केवल कहने सुनने या दिखलाने के लिए ही हो। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। अपना पद भले ही ऊंचा हो लेकिन अपने पद के कारण वह अपने व्यक्तित्व को कभी भी ऊंचा नहीं मानते थे। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक है। वह यह मानते थे कि वह अपना काम जनता के शासक के लिए नहीं लेकिन जनता के सेवक के रूप में करना चाहते हैं। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही, साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली। उनकी यह सोच के कारण ही वह देश में लोकप्रिय बने। इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया और लोकप्रियता के कारण ही जब जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ उसके बाद देश के प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री को स्वीकार किया। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की वह एक उदाहरण है। लाल बहादुर शास्त्री ने इस पद पर केवल 19 महीने में उन्होंने जितनी सफलताएं प्राप्त की वह एक उदाहरण है। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। शास्त्री जी के सामने अपना लक्ष्य है वह बिल्कुल स्पष्ट था। उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था और अपने लक्ष्य में किसी भी प्रकार का धुंधलापन यानी कि अस्पष्टता और भटकाव यानी कि लक्ष्य को छोड़कर इधर उधर होना वह नहीं था। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम किया। लाल बहादुर शास्त्री ने जो भी कार्य किया, देश के लिए जो भी कार्य किया वह एक आत्मसंयम से करते रहे तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह दी। लाल बहादुर शास्त्री ने अपने अधिकारों से अधिक अपने कर्तव्यों को महत्व दिया, तरजीह दी। शायद इसलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके। अपने कर्तव्यों को अधिक महत्व देने के कारण ही वह अधिक लोकप्रिय बने रहे। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे। लाल बहादुर शास्त्री ने अपने एक दीक्षांत समारोह में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो दीक्षांत समारोह था उनमें 19 दिसंबर 1964 में छात्रों से संबंधित अपने विचार व्यक्त किए। उनमें उन्होंने कहा था कि आपके भविष्य की मंजिल चाहे कुछ भी हो, अपना लक्ष्य, आपका लक्ष्य चाहे कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। हमारा लक्ष्य चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन हमें पहले यह सोचना चाहिए कि हम पहले देश के नागरिक हैं। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है जिसे समझना चाहिए। हमारा देश प्रजातांत्रिक है।
यह सब लाल बहादुर शास्त्री ने अपने समारोह में, दीक्षांत समारोह में कहा था कि हम सबसे पहले देश के नागरिक हैं। हमारे संविधान में यह सब अधिकार हमें प्राप्त हुए हैं, लेकिन हमारे ऊपर कर्तव्यों का बोझ भी आता है जिसे हमें समझना चाहिए। देश के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य भी है। हमारा देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है, जो हमें स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। लेकिन हमारी जो स्वतंत्रता है उनका उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में ही होना चाहिए और लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए, और जो नियम बनाए गए हैं वह नियम के अधीन ही उनका उपयोग होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, और उस समारोह में अधिकार, अपना कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण बात लाल बहादुर शास्त्री ने रखी थी, जिसे आज याद रखने की जरूरत है। बाल मित्रों, इकाई 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री भाग 2 यहाँ पूर्ण होता है। इसके बाद के वीडियो में हम इकाई 5 दोहे का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।